ज़रा। हम लोगों ने बात की जो देखिए लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का, जैसे कि हमारा जो पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, लैंड रेवेन्यू मतलब ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। जैसे आज भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है बेसिकली। तो उस समय काम क्या होता था? उस समय जो काम होता था वो यही होता था, क्या नाम है, एग्रीकल्चर वगैरह का ही काम होता था। तो मेन जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर थी, तो सारा जो था वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता था, राइट? समझ रहे हो? तो इंडिया जो है प्राइमरीली क्या थी? एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है? एक एग्रेरियन कंट्री थी, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंट्री थी, ठीक है ना? और टिल 18th सेंचुरी देयर वाज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ये 1800 जो सेंचुरी है, 18th सेंचुरी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन था बिटवीन द एग्रीकल्चर। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बहुत बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत होगी। देखिए, पहली बात तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी थी, ये तो पता है, सबको क्लियर है, ठीक है ना? और 18th सेंचुरी तक जो है इंडस्ट्रीज़ का, यानी जो इंडस्ट्री थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसका एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लिंकेज था, कॉटेज इंडस्ट्री का। वो कैसे? अच्छा बताओ कैसे था? सोच के बताओ, सोचो ना कि आप कैसे करते थे? जैसे क्या नाम है, कोई खेती कर रहा है, तो जिस सीज़न में खेती है, खेत करना करते हैं, उसके बाद क्या करते थे वो लोग? वो लोग ऐसा नहीं थे कि सिर्फ़ किसान होते थे। उसके बाद में फिर क्या करते थे, जैसे उन्होंने वो जूट बनाया, तो उसका उसकी क्राफ्ट काम करते थे, क्राफ्ट का काम करते थे। कुम्हार कुम्हार है तो वो घड़े बनाने का काम करता था मिट्टी का। इसी तरीके से क्या नाम है, जो उससे बाय प्रोडक्ट निकलते थे, उसको वो लोग यूज़ करते थे। कॉटन उगाते थे तो उससे कपड़ा बनाने लग जाते थे। जब खेती का सीज़न होता था, खेती करते थे, तो उससे सिलाई करने लग जाते थे। ठीक है? तो एक तरह से इंडस्ट्री भी क्लोज़ लिंकेज थी। ठीक है? कॉटन इंडस्ट्री का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर डिस्ट्रॉय दिस इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है और सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया है। कैसे डिस्ट्रॉय किया है? सिस्टमैटिकली जैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है ना, एक तरीका होता है डिस्ट्रॉय करने का कि ये स्टेप वाइज, ठीक है ना? तो ब्रिटिशर्स जो है डिस्ट्रॉयड दिस इंडस्ट्री इन द कंट्री while unleashing the far reaching change in the country's agrarian structure by introducing new system of land revenue and policy और revenue administration। जो इनका नया नया सिस्टम था, उससे किसानों की हालत ये हुई कि वो लहलहाते वाले खेत से वो सूखे वाले खेत में पहुंच गए उनकी कंट्री। तो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी वो मैक्सिमम इनकम कमाने की बात करती थी, मैक्सिमम इनकम चाहिए मुझे, ठीक है ना? ओके, लैंड विदाउट केयरिंग मच अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर होते थे, जो उगाने वाले होते थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, इरिगेशन है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको बस रेवेन्यू चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब आप उससे इनको कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरह से उगा रहा है, बस इनको अपना शेयर चाहिए, समझ रहे हो ना? कैपिटलिस्ट, यही कैपिटलिस्ट लोगों का यही एटीट्यूड है। तो बैकग्राउंड में देखिए, अगर आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोप, आफ्टर देयर एडवेंट, द ब्रिटिश प्रिंसिपली अडॉप्टेड थ्री काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू। तीन तरह का, इसको आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारो। जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। दूसरा, महलवारी सिस्टम। तो महलवारी को भाईचारा बंदोबस्त भी कहते हैं, महलवारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? ओके। और उसके बाद में रायतौरी, रायतौरी मतलब बड़े किसानों के साथ होती थी, रायतौरी सिस्टम होता था, ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये होता है कि किसने किया था, ठीक है, सिस्टम क्या था, ठीक है, और कौन कौन से रीजन में, क्योंकि सारे इंडिया में एक यूनिफॉर्म चीज नहीं थी, कौन कौन से रीजन में ये था, ठीक है ना? ओके। तो जमींदारी सिस्टम जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा महलवारी सिस्टम, तीसरा रायतौरी सिस्टम। और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, वन वे और अदर। इस पे तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा ये सिस्टम बार बार, ये स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम, भाईचारा बंदोबस्त और रायतौरी सिस्टम, ठीक है, ये तीनों को आपने जरूर सुना होगा। एरिया, एरिया जो था वो कैसा था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंडर में 90%, 19% एरिया था, कितना? ठीक है। और रायतौरी सिस्टम के अंदर 52% एरिया, और महलवारी सिस्टम के अंदर 29% एरिया, ठीक है जी, याद रखो लोगे? यानी सबसे ज्यादा, ऐसे याद रखना, सबसे ज्यादा किसके अंडर में था, फिर महलवारी, फिर परमानेंट, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सिस्टम जो है, मतलब अंग्रेजों का पहला सिस्टम इजारदारी सिस्टम था, लेकिन वो उसने किया था, इजारदारी जो होती थी वो एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का ही एक फॉर्म था,
वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखते हैं 4 फेज में टोटल हम लैंड पॉलिसी को करते हैं। पहला जो फेज होता है उसको लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इस टाइम जो होता है वो पहला फेज रहता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, पहले फेज में ये लोग क्या करते हैं कि डुअल सिस्टम जो बंगाल का सिस्टम था, कोई केयरलेस, एकदम केयरलेस हो रहे थे। नवाब अपना एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी को, और ब्रिटिशर्स अपनी जिंदगी को, किसी को कोई मतलब नहीं था किसानों के प्लाइट से। तो वो पहला फेज रहा है जब जहाँ इन्होंने खूब लुटाई की है, खूब लुटाई की है। ठीक है ना, वो वाला पहला फेज है। सेकंड फेज में आए हैं तो इजारदारी और फार्मिंग सिस्टम लेकर आए हैं। इजारदारी भी एक तरह से मतलब कभी कभी पर ईयर में ऑक्शन करवा देते थे, कि मतलब एक जमींदार अपॉइंट करते थे, पर ईयर में ऑक्शन करवा देते थे कि भाई तुम इस साल रेवेन्यू तुम दोगे, जो जमींदार होगा वो वसूलेगा, देगा उनको। ठीक है, तो जब जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट में क्या करते थे, जैसे तुम 3 लोग हो, तुम तीनों जमींदारी के लिए बोली लगाने आ गए। मैंने कहा ठीक है भाई, कौन जमींदारी देगा? तुमने कहा कि मैं इतना पैसा दूंगा, आपने कहा इतना दूंगा, मैं उसने कहा इतना दूंगा। जिसने ज्यादा पैसा दिया, बोला कि मैं दूंगा, प्रॉमिस कर लिया, उसको दे दिया। अब वो चाहे अगर वो नहीं ले पा रहा है किसानों से, तो उसको तो देना है, चाहे अपने घर से दे। समझ रहे हो ना, वो एक एस्टिमेट लगा रहा है कि मैं किसानों से वसूल सकता हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 लाख वसूल सकता हूँ। अब तुमने मुझसे 11 लाख का प्रॉमिस कर लिया, वो 12 लाख का कर लिया, इसने 13 लाख का कर लिया। अब पता चला मैंने इसको दे दिया, अब ये किसानों को या तो मार मार के वसूल ले, और नहीं तो वो जानता है कि किसानों की कैपेसिटी है सिर्फ 10 लाख की, तो 3 लाख कहाँ से देना पड़ेगा? अंग्रेज को तो 13 लाख चाहिए। ठीक है, तो अपने घर से दो, खुद ला के दो, कर्जे पे ला के दो, कुछ भी तरह से। तो इस तरह से चीजें थी। तो उसमें क्या होता था, जब पुरानी फिल्में पे देखो आप, पुरानी फिल्मों में जमींदार को ज्यादातर गुंडा दिखाया जाता था। क्यों दिखाते थे जमींदार को? क्योंकि इमीडिएटली जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था वो जमींदार कर रहा था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, अंग्रेज तो ऊपर से अंग्रेज थे, लेकिन यहाँ जमींदार था और उसको फ्री हैंड दे दिया था। वो मार पीट के, जमीन छीन के, कैसे भी करके वो रेवेन्यू उसको चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज को देना है उसको। तो इमीडिएटली जो ऑपरेशन है उसके ऊपर सारी बात आ जाती थी। इंडिविजुअल हैंड दिखते नहीं थे किसी को कि कौन मार रहा है। लेकिन जमात आदमी तो बदमाश है, क्यों इतना प्रॉमिस कर रहे हो सब लोग आपस में? कुछ जमींदार सभा लेकिन लोगों ने बनाई थी, ऐसा नहीं था, बताऊंगा आगे। तो उसके बाद में जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थर्ड फेज में आया है। फोर्थ फेज में जो है, लास्ट फेज में जो है, रायतवारी और महलवारी सिस्टम आया है। ठीक है, मोनी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो लैंड रेवेन्यू का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, देखो, सुनो सुनो, अभी तक सुनो भाई। इनिशियल टाइम पे ब्रिटिश रूल जो है, इनिशियल फेज में, फर्स्ट फेज में, इनिशियल टाइम में ब्रिटिश रूल लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द डुअल गवर्नमेंट इन द बंगाल, ये पहला फेज है। इसमें देखो, कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड टैक्स कलेक्ट करता था, वुड हैव कलेक्टेड, कलेक्टर जो होता था वो कलेक्ट करेगा या जमींदार से कलेक्ट करवाएगा। कलेक्टर जो है जमींदार है बेसिकली, वो कलेक्टर अपॉइंट किए गए थे ना, तो जमींदार से कलेक्टर को देते थे। वो वारेन हास्टिंग ने अपॉइंट किया नहीं था? नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ये अच्छा पहले फेज में दे रहा है। तो कलेक्टर यहाँ पे तो जमींदारी है, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग वाला नहीं है। फिर वॉरेन हेस्टिंग आएगा तो फिर कलेक्टर जिम्मेदार होगा, लेकिन जमींदार के से लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये इजारदारी वाला सिस्टम है। इसमें उस समय, इस समय जब इजारदारी से पहले वाला सिस्टम है, हाँ, ये जो सिस्टम है, ये उस टाइम के डुअल, जब डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल के अंदर, तब की सिस्टम की बात है। तो उस समय क्या था कि कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर कौन होगा, जमींदार होगा। और क्या करेगा, दे डिडक्ट 10% ऑफ देयर टोटल कलेक्शन एंड रेस्ट वाज डिपॉजिट द कंपनी। तो 10% ले लो, यानी 100 इकट्ठा करो, 10 रुपए अपना ले लो, 90 रुपए दे दो। ठीक है, लेकिन और ये कलेक्शन, कंपनी वाज नॉट कंसर्न अबाउट द वे ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। इसको फर्क नहीं पड़ता, आप कोड़े मार के वसूलो, जैसे वसूलना है वसूलो, लेकिन आपको पैसे उनसे लेकर आने हैं। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? सेकंड फेज, ये पहला फेज था जिसमें कोई केयरलेस एकदम थे, एकदम सिर्फ वसूलना था, सिर्फ मारना था। मैंने बताया ना, इसमें कोई सब केयरलेस है, सब सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या कैसे वसूल रहे हो, बस मार पीट के लेकर आओ। सेकंड फेज है इजारदारी वाला, या फार्मिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, 73 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग वाला सिस्टम, एक्चुअल में वो वाला सिस्टम कोई देखता ही नहीं है, यहीं से, इसलिए मैं बार बार इसी पे आ रहा था। वॉरेन हेस्टिंग वाला सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब फेज वाइज अगर लिखना हो तो लिख देना उसको भी। ठीक है ना, अब सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग जो है, ये इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस होता है। ये ऑक्शन सिस्टम है। क्या स्टार्ट होता है? ऑक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑक्शन सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इसी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ ऑक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है, ऑक्शनिंग स्टार्ट करता है। राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर 5 ईयर। कितने साल के लिए?
अब हाईएस्ट बिडर कौन है? जैसे मैंने बताया कि नदीम ने 13 लाख बोल दिया, तुमने 12 लाख, इन्होंने 11 लाख, ऐसे ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो अब नदीम को 3 लाख रुपए मुझे लाके देने हैं, चाहे वो 10 लाख कलेक्ट कर पा रहा है, और चाहे वो मारपीट के लेकर आए उन लोगों से, चाहे उनकी जमीन छीन ले, जैसे करना है करे, ठीक है ना। हाईएस्ट बिडर को दिया जाएगा। तो बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया 77 में, और एनुअल टेन्योर दे दिया गया। क्या कर दिया गया? हर साल। तो ये चेंज होता रहा है, मैंने बताया ना, पहले 5 साल के लिए था, फिर ये कर दिया एनुअल, हर साल ऑक्शन होगा, ठीक है ना। अब हर साल ऑक्शन होने में एक दिक्कत ये थी, ये इस कि मतलब हर साल जब जमींदार बदल जाएगा तो उसको कलेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको भी घाटा हो रहा है कि भाई चलो 1 साल का घाटा दूसरे साल सह ले, किसी तरह निपटा ले। चलो 1 साल फसल नहीं हुई अच्छी, उस साल घाटा हो गया, तो अगले साल उसको किसी तरह निपटा ले, तो उसको फायदा नहीं हो पा रहा था, तो एनुअल सिस्टम और खराब हो गया, ठीक है। एनुअल सिस्टम भी 1786 में अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। कोड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कॉर्नवालिस से कि भैया तुम बताओ क्या करो, तो 10 साल का सेटलमेंट सिस्टम की बात की गई। कितने साल की? विद जमींदार, ठीक है ना, जमींदारों के साथ 10 साल के सेटलमेंट सिस्टम की बात की गई। लेकिन तुम एक बात बताओ मुझे, कॉर्नवालिस है कौन? अरे गवर्नर जनरल तो है, लेकिन रॉयल फैमिली से बताया था ना, तो क्या वो हायरार्की पे बिलीव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हेरिडेटरी चीजों पे बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, कि राजा का बेटा राजा होना चाहिए, उस टाइप की उसकी सोच होगी ना कुछ। वो वंशवाद को लेकर चलेगा, क्योंकि वो खुद एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, तो फैमिली का मैटर करता है। तो यहाँ पे तो उसमें क्या होता है कि वो एनुअल सिस्टम को एबॉलिश कर देता है, ठीक है ना, आता है तो। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कॉर्नवालिस से कहते हैं कि एक 10 मतलब 10 ईयर का सिस्टम लेकर आए विद जमींदार, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन अब क्या है, अब क्वेश्चन ये था, इसने बोला कि क्या किया जाए, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये बंदा एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, इसमें कोई शक नहीं है। कॉर्नवालिस के बारे में मैंने क्या कहा था, ही वाज अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो जानता था मुझसे किससे क्या काम लेना है। जैसे उसको जब जुडिशरी में रिफॉर्म करना था, तो उसने जोन्स को बुलाया था, विलियम जोन्स को बुलाया था, जज को बुलाया था। इसी तरीके से जब उसको इसमें रेवेन्यू में करना था, तो एक्सपर्ट आदमी था उसका सर जॉन्स। कौन था? डेलीगेट करते हैं ये लोग खुद नहीं कि सारे मजदूरी। जैसे मजदूर मेंटेलिटी क्या है कि मजदूर मेंटेलिटी ये है कि सारे काम मैं ही कर दूंगा, मजदूरी भी मैं करूंगा, झाड़ू भी मैं लगाऊंगा, पोछा भी मैं लगाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, ठीक है। और मतलब चपरासी से लेकर और सीईओ तक का सब काम मैं करूंगा, ये गरीब मेंटेलिटी होती है, ठीक है ना। और जो वर्क डिवाइड करने वाली मेंटेलिटी होती है कि भाई ये काम इसको करना है, इसको ये काम करना है, मैं मैनेजमेंट वाला काम करना है। तो वो जो उसको मैनेज करना आता है ना, वो बंदा रियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको पता है कि मुझे किससे क्या काम लेना है, ठीक है ना, ही इज द रियल मैनेजर। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी। उसने बोला कि मैं थोड़ी ना एस्टिमेट करने जाऊंगा, सिस्टम क्या बेस्ट हो सकता है ये मुझे कोई बताएगा एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट कौन है? सर जॉर्ज सॉर, जो कि बाद में गवर्नर भी बनेगा। तो सर जॉर्ज सॉर को उसने बुलाया कि जब बताओ यार, ये 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका आंसर लेकर आओ। क्या क्वेश्चन था? विद हुम द सेटलमेंट शुड बी मेड, किसके साथ सेटलमेंट होना चाहिए? जो जमींदार है उसके साथ होना चाहिए, या एक्चुअल टिलर जो है, एक्चुअल जो खेती कर रहा है उसके, यानी फार्मर के साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? पहला क्वेश्चन था। व्हाट शुड बी द स्टेट शेयर इन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, और क्या स्टेट का शेयर होना चाहिए वो बताओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, शुड द सेटलमेंट फिक्स्ड फॉर द फिक्स्ड और परमानेंट, यानी उसने कहा कि जो सेटलमेंट है वो परमानेंट होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए, मतलब फिक्स या परमानेंट कर दें, क्या करें बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है ना। जब उसको आंसर मिला, उसको रिपोर्ट बनाई सर जॉन सॉर ने और कॉर्नवालिस को पहुंचा दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया फिर? कॉर्नवालिस ने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आया। क्या लेकर आया उसने? कॉर्नवालिस ने 1793 का, मैंने एटीट्यूड क्यों बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। वो एटीट्यूड क्या है उसका? परमानेंट ही वाला एटीट्यूड है कि एक बार राजा बना दिया, अब उसका बेटा जमींदार बनता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। उसी के जमींदार के अंडर में ही जमींदार आते चले जाएंगे, मुझे बार बार जमींदार चेंज करने की जरूरत नहीं, उसी से मैं वसूलता रहूंगा। उसका मतलब ये था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर किया। जमींदार वर रेगुलाइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जमींदार वर रेगुलाइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स। पोस्ट वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। हेरिडेटरी थी, हेरिडेटरी बना दी गई। हेरिडेटरी बनाने का मतलब क्या हुआ? बेटा है तो बेटा बेटा बनेगा, यानी मैं जमींदार हूं तो मेरा बेटा जमींदार बनेगा, मेरा उसका बेटा जमींदार बनेगा। तो एकदम कहानी हो गई, यानी ट्रांसफर हो जाएगा, बेटे पे ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मेरे से मेरे बेटे पे ट्रांसफर हो जाएगा, हेरिडेटरी रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन खत्म हो गई, ठीक है ना। यानी एक तरह से उसने उसका मालिक बना दिया उसको। जब हेरिडेटरी ट्रांसफरेबल कोई चीज बना दी जाती है, इसका मतलब उसके वंश पूरे राज करेंगे, हर कोई जमींदार होगा, तो जमींदार का बेटा जमींदार हो जाएगा। ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और ये कॉर्नवालिस ही कर सकता था। क्यों?
क्योंकि वही था राजसी फैमिली से, और उसी का मेन वो था कि भाई ठीक है, हेरिडिटरी चीजों को पसंद करता था वो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ऐसे जो एरिस्टोक्रेटिक टाइप के लोग होते हैं उनको एक ब्लड वोलेट का बड़ा रहता है, उनका रहता है कि मतलब उनके दिमाग में एक बात बना दी जाती है कि ये ब्लड है तो ये मतलब रहेगा, और ऐसा फील होता भी है लोगों को। क्यों होता है उसकी वजह भी हो सकती है कुछ, जैसे कि मतलब उनकी ग्रूमिंग होती है उस तरीके से। देखिए क्यों ये अच्छा दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैं एक, अगर मैं अपने वो बताऊं तो एक टेलर का बेटा हूं, मेरे फादर टेलर थे, तो मेरी जो ग्रूमिंग हुई है वो उसी हिसाब से हुई है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को किस तरह से चेंज किया। मेरा बेटा है, वो एटलीस्ट एक हाई कोर्ट के एडवोकेट का बेटा है, ठीक है ना, एक आईएएस मेंटर का बेटा है, तो उसकी ग्रूमिंग उस तरीके से होगी, ठीक है ना। एक अगर मेंटर का बेटा है आईएएस मेंटर का, तो आईएएस तो बन ही जाएगा, उसके लिए क्या मुश्किल है। उसके लिए अगर वो एकदम नालायक हो तो अलग बात हो सकती है, अदरवाइज तो उसको बन ही जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, क्या नाम है वो दे, तो क्योंकि उसको शुरू से उस तरह से ग्रूमिंग होगी, है कि नहीं। तो फिर आदमी कहेगा यार ये तो मतलब बहुत ब्रिलियंट था। आप ये देखो ना उसकी नरिशमेंट कैसे हुई है, उसका उसका जो है उसको कैसे पाला कैसे गया है। जिस टाइम मैं कॉमिक्स पढ़ रहा था, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तू कॉमिक्स और महकता आंचल मत पढ़, उस टाइम मेरा बेटा हो सकता है जीके पढ़ रहा हो, क्यों मैं उसको बताऊंगा भाई तू यूएन पढ़, पढ़ तू भी। मैं कॉमिक्स के तरीके से कहानी की तरह से तुझे मैं यूएन और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं तुझे आज मैं कहानी सुनाने के बजाय मैं तुझे गांधी और क्या नाम है नेहरू की कहानी सुनाऊंगा, और क्या नाम है ये कॉर्नवालिस बताऊंगा, और ये बताऊंगा तुझे वैसी कहानी के तौर पे मैं हिस्ट्री सुनाऊंगा तुझे। अरे थोड़ा सा समझदार होगा तो कहानी के तौर पे हिस्ट्री सुनाऊंगा, उसको वैसे ही याद हो जाएगा। अभी मैं रात में लेटूंगा, मैं सुनाऊंगा कॉर्नवालिस ऐसा था, पता है ये था, ऐसे ही बताता रहूंगा। वो उसके एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं लिख पाएगा, उसको कहानी की तरह बच्चों को याद हो जाता है। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि मैं उसको परियों की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। मैं उसको कहानी क्या सुनाऊंगा, नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुना, जितना बच्चा है वो जितना समझने वाला है उसको उसी तरह से कि किसी प्रॉफिट की स्टोरी सुनाऊंगा। या तो मैं जो है क्या नाम है उन दोनों को ये सुनाऊंगा कि हिस्ट्री में मैं ये कहानी सुनाऊंगा। इसकी माँ को क्यों बोलता हूँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ताकि ये कहानियां सुनाए बच्चों को, लेटे तो बताएं ऐसा था, अंग्रेज ऐसे मारते थे, अच्छा इंटरेस्टिंग बना के सिखा दे, और उसमें नाम वाम दे ले लें, बच्चों को वैसे ही बचपन से याद होता जाएगा। अब बताओ कितना आसान हो गया उनके लिए पढ़ाई। अब उनको बचपन में जब वो 5 साल के 10 साल के होंगे तो उनको सब चीजें रटी रहेंगी। मेरे साथ तो ऐसा प्रिविलेज नहीं था ना। तो ये आपके ये होता क्या है, ये हेरिडेटरी क्यों बेटर होते हैं, उनको पहले ही बताया जाता है यू आर सुपीरियर, यू आर बेटर देन अदर्स। और वो क्यों होता है कि उनका बाप बेटर है तो भाई और भी बेटर। मोतीलाल नेहरू का अगर बेटा नहीं होता जवाहरलाल नेहरू, तो इतना सक्सेसफुल होता? बिल्कुल नहीं होता। मोतीलाल नेहरू वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एट द टाइम। इतना अमीर आदमी था, इतना अमीर आदमी था, उसके बाद उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी, ग्रूमिंग इतनी अच्छी, और मोतीलाल नेहरू अपने आप में इंडिया का सबसे बड़े एडवोकेट्स में से। उनका बेटा है तो क्यों नहीं भाई वो बेटर करेगा। और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी है तो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो ये मतलब वो है लेगेसी, ये चली आती है, ठीक है ना। आप जिसको भी देख लो, बहुत रेयर कोई होता है जो मतलब आता है आउट ऑफ नथिंग कुछ कर पाता है, बहुत कम लोग होते हैं। उनके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं जिनके पीछे बैकग्राउंड में कोई होता है, ठीक है। आपके लिए प्रिपरेशन आसान हो सकती है क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा है, आप आते हो, आपको एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है, पैसा है तो आ गए। जिन बेचारों के पास 1.5 लाख रुपए पे करने के लिए 2 लाख रुपए ना हो, क्या करेंगे वो, ये चीजें सीख पाएंगे, उनको कोई इतना गाइड करेगा नहीं। आपको आप कोई किसी को लगता होगा कि एक दिन में मैं मान लो कोई आया भी मुझसे गाइडेंस लेने, मैं बताता भी हूँ कि भाई ये किताब पढ़ लो, वो चीजें कर लो, ये कर लो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतना बताने से वो कर लेगा? मैं डेली तुम्हें टॉपिक तक मैं गाइड करता हूँ कि ये टॉपिक ऐसे, ये टॉपिक में इतना पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, इसको ऐसे पढ़ना है कि नहीं। तब जाके तुम्हें कितना आसान क्रक्स मिल रहा है। मुझे क्या बता देते थे, किताब पढ़ लो। अब किताब में कितनी चीजें, क्या क्या पढ़ लो, और एक नहीं 10 किताब बता देते थे। अब मैं 10 किताब लेकर टहल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहा हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ। तो ये फर्क है, समझ रहे हो ना, ये फर्क होता है। तो ये जो आपका था कि इन्होंने जो हेरिडेटरी बनाया, ट्रांसफरेबल बनाया, उसकी वजह मैंने बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जमींदार गिवन पावर टू इविक्ट द कल्टीवेटर, जमींदार को पावर दे दी कि चाहे तो कल्टीवेटर से को हटा दे। भाई तुम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे, तुम पैसा नहीं दे पा रहे, तुम हटो, दूसरे को दो। यानी मालिक किसको बना दिया, एक तरह से जमींदार को मालिक बना दिया, और टिलर जो एक्चुअल टिलर है अपने अपने खेत पर वो खुद जो है टीनेंट हो गया। अपनी जमीन पर
जो क्या नाम है, टीनेंट मतलब किराएदार, टीनेंट मतलब किराएदार होता है ना। तो लैंडलॉर्ड जो था वो खुद टीनेंट हो गया, यानी किसान लैंडलॉर्ड होता था अपना अपनी जमीन का, तो किसान जो है वो क्या हो गया, किराएदार हो गया, टेनेंट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? कल्टीवेटर, कल्टीवेटर बिकम द टेनेंट ऑफ हिज ओन लैंड, अपने ही लैंड का बेचारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये कहां पे आया है, कहां पे आया है? तो लैंड रेवेन्यू का थर्ड फेज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स हैं, फिर अपना जमींदार है, और फिर टिलर है अपना, टिलर मतलब किसान, ठीक है, जो कल्टीवेटर है जो खेती कर रहा है, ठीक है ना। टिलर मतलब खेत जोतने वाले को कहते हैं, टिलर, टिलिंग मतलब जोतना। तो ठीक है, क्लियर है? तो ब्रिटिश और ये फिल्मों में ऐसे देखा है आपने, ब्रिटिशर फिर जमींदार फिर टिलर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हो गया था, आप डायरेक्ट टिलर की बात नहीं थी। हाँ, तो जमींदारी सिस्टम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, due to the chaos in the revenue system, Warren Hastings introduced the annual lease system and auctioned the land to the highest bidder. Cornwallis implemented the settlements method, ठीक है, and he decided to abolish the annual lease system. उसने annual वाला कहानी खत्म की, ठीक है, पहले 10 साल के लिए किया, लेकिन बाद में जब सर जॉन सॉर ने उसको वो दे दिया, क्या नाम, रिकमेंडेशन, तो उसने कहा ठीक है हटाओ, परमानेंट करते हैं, ठीक है ना। रफली 19%, रफली है ये, कोई मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रफली 19% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के अंदर में जो 19% एरिया था वो किसके, वो क्या था, बंगाल, बिहार, बनारस, और क्या नाम है आपका और डिवीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है, और नॉर्दर्न कर्नाटका, ये वाला पूरा एरिया के अंदर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। क्लियर है? जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम के मेन फीचर्स देख लीजिए। मेन जो फीचर थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के, जमींदारी सिस्टम के, वो क्या थे? इसको स्थायी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम या क्या नाम है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके ओके। जमींदार ऑफ बंगाल वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है, जमींदार ऑफ द बंगाल क्या हो गए थे, वो सब ऑनर ऑफ द लैंड बना दिए गए थे, एज दे पेड द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलरली। अगर रेगुलरली आप रेवेन्यू पे कर रहे हैं तो आप लैंडलॉर्ड हैं, ठीक, बात क्लियर हो गई। जमींदार इज द लैंडलॉर्ड, टिलर गया भाड़ में, ठीक है, क्लियर है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि 89%, या कहीं कहीं किताबों में लिखा रहेगा 10 आउट ऑफ 11, अब 11 पार्ट करेंगे, कितने पार्ट करेंगे, 11 में से 10 पार्ट अंग्रेज के पास जाएगा और 1 पार्ट किसके पास रहेगा, जमींदार के पास, ठीक है। जैसे जैसे तुमने 11 रुपए वसूले, तो 1 रुपया तुम रखोगे, जमींदार रखेगा, और 10 रुपए किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। ये सिस्टम था, यानी 89% जो है वो किसको देगा, अंग्रेज को, बाकी जो बचेगा वो खुद लेगा। तो मतलब समझ लो 10 आउट ऑफ 11, ठीक है, अंग्रेज को आ जाएगा, और 1 पार्ट आपको मिलेगा 1/11, ठीक है ना। तो रायत ये रायट्स मतलब बड़े किसान, ठीक है, रायत जो होते थे, रायत को किसान को कहा जाता था। तो रायत जो थे ये क्या हो गए, टीनेंट हो गए, सिंस दे कंसीडर द टिलर ऑफ द सॉइल। दिस हैज रिजल्ट द ग्रेट, ठीक है, डील ऑफ मिजरी अमंग द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स। तो ये मिजरी तो होगी ही, अब भाई उनको देना ही देना है रेवेन्यू, और उसे मार पीट के किसी तरह से खाल उधेड़ लेते थे वो लोग, ठीक है ना। ओके, दूसरा फेज आता है, फिर फेज आता है आपका नेक्स्ट रायतौरी सिस्टम। इसमें फोर्थ फेज के अंदर रायतौरी सिस्टम आता है। रायतौरी सिस्टम जो होता है ये नया सिस्टम था। ये नया सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पुरानी सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, थोड़ा सा मतलब ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड में आने लगे लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मतलब उसकी जब टेरिटरी एक्सटेंड हुई, नई नई जगहों को एनेक्सेशन किया, नई नई टेरिटरीज आई, तो इन लोगों को थॉमस मुनरो ने सिस्टम किया, और इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया कहाँ पे, मद्रास में, कुरूक के अंदर, आसाम में, ईस्ट बंगाल में और बॉम्बे में, ठीक है, ये इन जगहों पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो इसमें किया गया, थॉमस मुनरो ने इसको स्टार्ट करवाया, रायतौरी सिस्टम को। रायतौरी मतलब बड़े किसान, ठीक है ना, कौन है, रायत मतलब किसानों को, बड़े किसानों के साथ सेटलमेंट किया गया इसमें। डायरेक्ट सेटलमेंट द रायत, रायत मतलब जो किसान होते थे, ठीक है ना। एवरी रजिस्टर्ड लैंड ओनर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसको प्रोप्राइटरशिप दे दी जाती थी, किसको, किसान को, उसका मालिक बनाया जाता था, ठीक है ना। और नॉट इवेक्टेड फ्रॉम हिज होल्डिंग एज लॉन्ग एज ही पे द स्टेट डिमांड ऑफ रेवेन्यू। अगर वो जो रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं, अगर उतना आप रेवेन्यू पे कर रहे हो, अंग्रेज जितना मांग रहे हो उतना आप कर रहे हो किसान, तो आपको ही लैंड का ओनर बनाया जाएगा, और आपको मतलब बीच में किसी जमींदार नहीं है इसमें, ठीक है ना। थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इस सिस्टम को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, कहाँ पे,
और ये जो है प्रोप्राइटर जो है, अब यहाँ पे पहले ये वाला सिस्टम था, अब यहाँ से बीच में से जमींदार गायब हो जाएगा, ठीक है। ये सीधे कौन आ गए, टिलर्स आ गए। देयर इज नो इंटरमीडिएट लाइक जमींदार बिटवीन द पीजेंट एंड द गवर्नमेंट। सीधे गवर्नमेंट को टैक्स किसको पे कर रही है, गवर्नमेंट किसको टैक्स पे, गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे कर रहा है, टिलर्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उनसे वसूल रही है, ठीक है, ओके। तो ये था, लेकिन इसमें क्या था, 50% ऑफ द नेट प्रोड्यूस और फिक्स एज अ लैंड रेवेन्यू। कितना दोगे, 50%, ठीक है ना। द रेवेन्यू ऑफिशियल इंडल्ज इन द हार्श मेजर्स एंड नॉट नॉन पेमेंट ऑफ द डिलेइंग ऑफ द पेमेंट। जहां पे क्या होता था, अंग्रेज खुद ही आके कोड़े मारता था डीलर्स को। लेकिन इसमें एक और चीज थी, इसमें जो इन्होंने फिक्स किया था वो जमीन की क्वालिटी देख के फिक्स करते थे। ये जमीन में इतने पैदावार होती है 30 साल के लिए, लेकिन फिक्स कर देते थे कि जमीन में इतनी पैदावार। लेकिन ये नहीं कंसीडर करते थे कि भैया बारिश नहीं हुई तो, जमीन का तो आपने देख लिया, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। इसमें इतना प्रोड्यूस होता है, 2-3 साल का आपने रिकॉर्ड देखा, जो भी देखा, ठीक है, कितने साल इतना हो रहा है, लेकिन आपने कंसीडर नहीं किया कि बारिश नहीं हुई तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं आएगी। जब फसल ही नहीं होगी तो वो रेवेन्यू कहां से देगा, लैंड रेवेन्यू कहां से। और 50% आपने क्या करना में फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे कहानी खराबी हुई, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद में आपका महलवारी सिस्टम है। महलवारी सिस्टम में क्या होता है, महलवारी सिस्टम मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, जमींदारी सिस्टम का, ओके ओके। इसमें हाल्ट मैकेंजी जो है, हार्ट मैकेंजी इसका पायनियर रहा है। ये सेटलमेंट जो है, इसमें क्या होता था, स्टेट या गांव से किया जाता था, ठीक है। अब मैंने इसको बताया था कि आप लोगों को मैंने बोला था कि ये भाईचारा बंदोबस्त कहते थे इसको, भाईचारा। ये पूरे गांव का कम्युनिटी जो होती थी वो टैक्स देती थी, मतलब पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगाया जाता था कि इतना टैक्स तुम्हारे गांव से आना है। जैसे तुम 3 लोगों का एक गांव है मान लो, ठीक है, ओके। अब तुम दोनों लोगों के गांव से जो है कितना आना है, मुझे चाहिए, अंग्रेज को चाहिए कितना, मान लीजिए 100 रुपए चाहिए। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम 25 दो, तुम 50 दो, तुम 25 दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 100 चाहिए तो चाहिए, नहीं तो पूरे गांव के ऊपर कोड़ा पड़ेगा। अब आप में से ज्यादातर दे रहे हैं इसका, तो दे दो इसको, इसका हिस्से का भी। तो नहीं समझ में आई बात, इसको भाईचारा बंदोबस्त मतलब कि जैसे होता था ना कि वो कहते थे उस किसान को मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, तो सबको कोड़े पड़ेंगे। तुम अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मुझे 100 रुपए चाहिए, और तुम चाहे इसका हिस्सा तुम दे दो, ठीक है ठीक। तुम गांव से इतना वो चाहिए तो लगान में आपने देखिए फिल्म, लगान फिल्म में जो वो होता है आमिर खान, उसके पूरे गांव के ऊपर टैक्स की बात होती है, याद करो, होती है ना। तो पूरा गांव को टैक्स देना पड़ेगा, तो वो पूरे गांव के लिए लोग रो रहे होते हैं कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, तो वो मैच जिता देता है ना, और सब उसको ब्लेम भी कर रहे होते हैं कि सबको देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो वो कौन सा सिस्टम था, महलवारी सिस्टम, क्लियर है ना। तो महलवारी सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जमींदारी सिस्टम था। इसके अंदर मतलब जो है मतलब स्टेट या जो विलेज होते थे उनसे लिया जाता, विलेज कम्युनिटी जो है उसको, पूरी कम्युनिटी को लैंड का ऑनर दिया जाता था। और वो जो वो सरपंच वगैरह होता था ना, जमींदार, उस बंदे को मतलब रहता था कि तुम जो है सबसे कलेक्ट करोगे, तो वो क्या करता था, डिवाइड कर देता था लैंड उसी हिसाब से कि भाई तुम इतना इतने पे खेती कर लो, ठीक है, ओके। ये एरिया कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, पंजाब में, उसके अलावा आपका सेंट्रल प्रोविंस और अवध के अंदर। सेंट्रल प्रोविंस मतलब कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। और अवध कौन सा, हमारा एरिया, और दिल्ली, यहाँ सब ऐसा था। अंडर दिस सिस्टम ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द महलवारी सिस्टम के अंदर क्या था कि बेसिक यूनिट ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और द महल, उसको महल बोलते थे, ठीक है, द महल्ला या महल, जैसे महल्ला होता है ना उससे, तो महल्ला। तो द विलेज लैंड बिलोंग टू द ज्वाइंटली द विलेज कम्युनिटी, वो विलेज कम्युनिटी को दे दिया जाता था। और विलेज कम्युनिटी वाले सारे मिलकर ज्वाइंटली क्या होता था, भाईचारा बंदोबस्त कर लेते थे, और वो पूरे कम्युनिटी वाले उनको लैंड देते थे, रेवेन्यू, ठीक है। 1833 में महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब में, सेंट्रल प्रोविंस में और पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, ठीक है ना, क्लियर है। क्या हुआ, देख रहे हो ना, ये इस तरह। तो द फैक्टर अफेक्टेड द नेचर ऑफ द, आज नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है आज उससे ज्यादा तुम टैक्स दे रहे हो, पिट नहीं रहे हो, जेल में डाल दिया। इनकम टैक्स वाले जिस दिन रेड करेंगे ना उस दिन पता चलेगा क्या हो रहा है। और तुम हर चीज पे तो तुम टैक्स दे रहे हो, पिटोगे कैसे भाई। ये मैंने चाय पिया, ये बोतल, ये कोल्ड ड्रिंक पिया था, इसके ऊपर इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस लिखा हुआ है, पता नहीं 33%, 40% टैक्स लगा रखा होगा और ज्यादा। इनफैक्ट पता है जीएसटी और यहाँ तक कि बुक्स पे टैक्स लगा दिया, जबकि कभी नहीं लगता था, है। तुम कह रहे हो टैक्स नहीं दे रहे हो, ये मोबाइल खरीदते हो टैक्स दिया है, मोबाइल कितने का है,
मोबाइल मोबाइल मेरा जो मोबाइल है मुश्किल से शायद 18 या 19 हज़ार का है, ठीक है, और कितने का मिला, 22 हज़ार का मिला है, तो 4 हज़ार तो टैक्स दे दिया मैंने उसको। टैक्स वो काट रहे हैं, वो पहले ही काट ले रहे हैं। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं अपने बच्चों को टैक्स सिखाओ, अगर अगर उनकी चॉकलेट आती है उसका 1/3 जबरदस्ती मार पीट के खा लो, ताकि उनको टैक्स, उनको बाद में जब बड़े हो जाए तो उनको इनकम टैक्स और चीजें टैक्स देने में दिक्कत ना हो। जैसे मतलब मान लो चॉकलेट आया तो 1/3 तो उसका तुम खा लो जबरदस्ती, उनको आदत पड़ जाएगी कि हाँ 1/3 तो देना है, या 1/4 देना है, या आधा देना है। मतलब ये एक जोक था, एक मजाक था कि बच्चों को टैक्स कैसे सिखाएं। तो कह रहे जो भी उनके अमाउंट आए, जो चॉकलेट आए, जो आइसक्रीम आए, जो कुछ भी उनके लिए लेकर आओ, उसका 1/3 जबरदस्ती खा लो और उसके बाद पकड़ाओ, ठीक है। ये सब हाँ, 2-2.5% हमारा जक़ात नहीं, इसमें ये वेलफेयर के उस तरह से करते ही नहीं है। अब 2.5% तो कुछ नहीं है, ये 40-40% टैक्स ले रहे हैं भाई लोग, 100-100%। जो सिगरेट पीते हैं बेचारे वो 200-200% टैक्स दे रहे हैं। अब मतलब आई एम सेइंग कि जितने इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह हैं और जैसी चीजें, तो उस पर तो 200-300% टैक्स है। यानी कि 10 रुपए की चीज पे 20, वो 5 रुपए की चीज 10 रुपए में क्यों मिल रही है, 100% टैक्स है। पहले पहले कस्टम ड्यूटी 100% तक थी, 200% तक लगाते थे। 100 रुपए के जूते रिबॉक के, वो 1000 रुपए के जूते 2000 में इंडिया में मिलते थे। वो 1000 रुपए के जूते होते थे, 2000-2500 में मिलते थे। क्यों? प्रॉफिट वगैरह लेकर, और वो टैक्स उस पर लगा होता था। ये तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक आया है, आपने एक मूवी देखी होगी बदमाश कंपनी, देखिए, उसके अंदर दिखाया है कि मनमोहन सिंह उसको बदलते थे। वो पहले टैक्स चोरी करते, वो लोग टैक्स चोरी कर करके मतलब वो करते हिसाब, फिर उसके बाद में पर पता चलता है मनमोहन सिंह पॉलिसी चेंज कर देते कि कस्टम ड्यूटी खत्म। कस्टम ड्यूटी तो चोरी कर रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे। 100% तक टैक्स था, बताओ, ठीक है। उसकी भी वजह है, मैं वो तो बताया है मैंने, क्योंकि इंडिया के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या। तो फैक्टर दैट अफेक्ट्स द नेचर ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, नेचर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस ब्रिटिश perception towards the Indian social economic structure, historical experience with the land revenue settlement, influence the ideological current, liberal missionaries, free trades and local situations। ये सारी चीजें मैटर करती हैं डेवलपमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू के अंदर। तो उसमें हम बात कर लेंगे भाई, इतनी इतनी बात तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले आप इसको अभी और डिटेल में बात नहीं करना, अभी आप पहले 2-3 चीजें देखें। ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट लाइव ल्यूसेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने। मोनी ल्यूसेंट है? हाँ, तो ल्यूसेंट को मैं देखना जरा, पेज इसको मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर देखो 85, हाँ, पेज नंबर 85 देखो जरा, उस पे अभी तुम्ही लोगों को दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं दे रहा हूँ। ग्रुप में भी है, लेकिन देख लो पेज नंबर 85 देख रही हो मोनी? उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया होगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जहां दिया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये महाराजा रणजीत सिंह, टीपू सुल्तान वगैरह के बाद है। दिख रहा है शायद, क्योंकि पेज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किताब चेंज हुई होती। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट दे रखा है, देखो यहाँ ये जगह पे छोटे, यहाँ पे नीचे दे रखा है, दिया 85 है। हैं? पेज ही खो गया? कैसे खो गया? उसमें है तो वो आगे पीछे है, लेकिन खोया नहीं होगा। वो हिस्ट्री वाला जो है फटा हुआ है एक पेज, उसमें पेज नंबर 85 देख लेना। उसमें देखो, उसमें दे रखा है, देखो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। इसमें देखो कॉर्नवालिस वगैरह, ये पढ़ लेना खुद, 111 दे रखा है, वो सारा मैंने बता दिया, जो वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके। रायतौरी सिस्टम थॉमस मुनरो दे रखा है, और इसमें रायतौरी सिस्टम में बता दिया 30 साल के लिए फिक्स, या उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 है। हाँ, तो इसमें देखो, मैं इसमें दे रखा है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला, 1793
सर जॉन सॉर ने रिप्लांट किया था। उसके अलावा 1/11 पार्ट जो था, 1/11 पार्ट, वो देखो, देख लो, 1/11 पार्ट जो है वो किसको दे रखा था, जब मतलब 1 पार्ट जो है 11 पार्ट में से 1 पार्ट जमींदार लेगा और 10 पार्ट किसको जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हुआ, फिर रायतवारी सिस्टम देखो पीछे, रायतवारी सिस्टम में दे रखा है 30 साल के लिए फिक्स। देखो रायतवारी सिस्टम अगला, उसमें देखो जो नेक्स्ट पेज है उसमें दे रखा है ना कि क्या नाम है 30 साल के लिए फिक्स किया गया, ठीक है, ओके। और जमीन की क्वालिटी देख के लेकिन किया गया, वो लिखा हुआ है ना जमीन की क्वालिटी देख के। लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या सबसे पहले जमीन की क्वालिटी देखकर यही फिक्स किया गया रायतवारी? नहीं, इससे पहले टोडरमल ने, टोडरमल कौन, अकबर का, अकबर के टाइम पे, ठीक है। तो टोडरमल ने अकबर के टाइम पर भी लैंड की मतलब जो वो फिक्स की जाती थी, वो जमीन की क्वालिटी देख के फिक्स की जाती थी, लेकिन वो बहुत ही कम लगाते थे। ये जिस तरह टैक्स लगाते हैं ना उस तरह से नहीं लगाते थे कि 50% टैक्स ही लगा दिया, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं। अच्छा, उसके बाद में जितना कमा होता थे, तो उसके बाद में फिर लास्ट क्या है, महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम भी मैंने बता दिया कौन। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, महलवारी सिस्टम का अलग नाम भाईचारा बंदोबस्त है। रायतवारी का सिस्टम का किसान बंदोबस्त या क्या नाम है वो रायतवारी टिलर्स के साथ। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मतलब स्थायी बंदोबस्त या क्या नाम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ओके। तो ये नाम एक तो याद रखेंगे पहली चीज आप, ठीक है। उसके बाद में इसके जो फीचर्स हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज आज रहने दो, अभी आप फिलहाल इतना देखो और पीछे की भी आपको चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो आपको आज 3 सिस्टम समझ में आए, कौन कौन से, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब ठीक है, इसमें इसमें क्या क्या होगा, इससे क्या तकलीफ होगी, वो क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का रेट तो हाई था ही, किसानों की हालत कैसे खराब हुई, फिर इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी उससे कैसे हुआ, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये 2012 में क्वेश्चन है 2012 में रायतौरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है हुआ है 2012 में। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेंट वॉज पेड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो सारे सही है क्या। द रेंट वॉज डायरेक्टली पेड बाय द रायतौरी सिस्टम में, रेंट वॉज डायरेक्टली पेड बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट, ऐसा था, ठीक था। गवर्नमेंट गिव पट्टा टू द रायत, यानी रायट्स को ही गवर्नमेंट जमीन दे दी थी, सही है। लैंड रेवेन्यू सर्वे किया जाता था, एक्सेस किया जाता था, उसके बाद फिक्स कर देते थे टैक्स, सर्वे करने के बाद फिक्स करते थे ना, जैसे 30 साल के लिए पहले सर्वे कर लिया उसके बाद फिक्स कर दिया, तो सारी बातें सही हैं। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। पट्टा मतलब यार अभी भी पट्टा काट नहीं देते हैं, जमीन का पट्टा, जमीन वो बोलते हैं पट्टा बोलते हैं, कहते हैं कि पट्टा काट दिया मतलब जमीन का टुकड़ा या जमीन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा 2010 में देखिए क्वेश्चन आया है, इसको मिलाना है। तो लैंड अलॉटेड टू द बिग फीडर्स एंड लॉर्ड्स, लैंड जो है अलॉटेड टू द रेवेन्यू फार्मर फॉर द रेंट ऑफ रेंट कलेक्टर्स, और उसके अलावा लैंड अलॉटेड टू ईच पीजन विद द राइट टू सबलेट मॉर्गेज वगैरह, रेवेन्यू सेटलमेंट मेंट टू द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जो किया गया वो महलवारी, जो किसानों से किया गया, पीजेंट से किया गया वो रायतौरी, जो क्या नाम है परमानेंट किया गया मतलब रेवेन्यू कलेक्टर से किया गया वो परमानेंट, और जो बड़े लैंडलॉर्ड से किया गया वो जागीरदारी, वो पहले होता था, ठीक है ना। जागीरदारी सिस्टम पहले होती थी, जागीर दे देते पूरा बड़ा, मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, ये जागीरदारी सिस्टम उसके उनके टाइम पे आ रही थी, क्या नाम है मुगलों के टाइम पे भी, क्योंकि जागीर दे देते थे, कितनी बड़ी जागीर है, तो वो जो फ्यूडल लॉर्ड होता था या जो फ्यूडल लॉर्ड होता था, जो जागीरदार होता था, उसकी सारी वो होती थी, तो वो तो जागीरदारी कहते थे, ठीक है। और जो लैंड मतलब फार्मर लोगों को देते थे वो कौन सी हो गई थी, मतलब ये जो कलेक्टर होता था, लैंड कलेक्टर मतलब जो वो जमींदार होता था वो जमींदारी सिस्टम हो गई, लैंड कलेक्टर होता था। और उसके अलावा जो दूसरा जो इसमें किसान ही राजा होता था, यानी किसान को सारा राइट होता था, रायतवारी सिस्टम होती थी। और जो विलेज लेवल पे होता था महलवारी सिस्टम होता था, ठीक है ना। ये 2000 में क्वेश्चन आया, 2000 में क्वेश्चन अच्छा था, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी इसके बाद में फिर आपका गवर्नेंस वाली क्लास होगी।